व्याकरण व वर्तनी। हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण एवं वर्तनी के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को जानना यह जरूरी है कि हम व्यवहारिक रूप से व्याकरण का कैसे प्रयोग करते हैं, व्याकरण रूप से व्याकरण का, और वर्तनी का कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। तो जब बच्चों को हम हिंदी सिखाते हैं तो सबसे पहले उसे बोलना सिखाते हैं। कोई भी बच्चा जब बोलना सीखता है तो धीरे धीरे उसे शिष्ट ढंग से, शिष्टाचार ढंग की दृष्टिगत जो विधा है उसके द्वारा हम बच्चों को संबोधन करने के लिए बताते हैं। आप कहाँ पर उपयोग होगा, तुम कहाँ होगा, आदेश सूचक कहाँ होगा, अनुरोध सूचक कहाँ होगा, इन सभी बातों को हम स्पष्ट रूप से बच्चों को बताते हैं ताकि बच्चे यह अस्तित्व अच्छी तरह समझ लें, अच्छी तरह जान लें कि हम किस विधाओं से, किस उपयोगिताओं से बच्चों को पढ़ाकर और उसे व्यवहारिक व्याकरण और वर्तनी का ज्ञान दें। सीधा सीधा समझा जाए कि जब बच्चे किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो पुस्तक को पढ़ने से पहले उसे वर्तनी सिखाया जाता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म इत्यादि, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तपर्ग, पवर्ग इत्यादियों का ज्ञान देकर बच्चों को भाषा व्याकरण के द्वारा हम उस वर्तनी को पढ़ने और पढ़ाने में अधिक अपने आप को व्यवस्थित करते हुए हम उस सभी तथ्यों को, सभी मूल वर्गों को पढ़ाते और समझाते हैं। एक चीज़ आप लोग समझ लें कि जब बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, बच्चों को सिखा रहे हो, तो सीखने और पढ़ने की जो प्रवृत्ति है, अभिवृत्ति है, उसके आधार पर हम शुद्धता पूर्वक वह व्याकरण दृष्टिकोण से पढ़ाना सिखाते हैं। आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि जब बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं तो प्रत्येक पुस्तक व्याकरणिक दृष्टिकोण से लिखा रहता है, विशेषकर जो पुस्तक पाठ्य और विषय संबंधी पुस्तकें होते हैं। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि कहानी और जो एकांकी या किसी का जीवनी लिखा रहता है उसमें व्याकरणिक स्थिति का समावेश तो होता ही है, लेकिन ठेठ भाषा तो आप लोग जानते होंगे किसको कहते हैं। ठेठ भाषा जानते हो किसको कहते हैं? ठेठ भाषा का मतलब है कि जैसे प्रेमचंद्र की पुस्तक है, उनका अगर कोई पुस्तक का कहानी आप पढ़ोगे तो उसमें ग्रामीण भाषा का बहुत उपयोग हुआ है जो व्याकरणिक दृष्टिकोण से दृष्टिगत नहीं। फिर भी जो शब्द ग्रामीण भाषा में बोले जाते हैं उन वाक्यों का उपयोग हुआ है। इसका मतलब है कि जो ग्रामीण भाषाओं का परिवेश है, भाषाओं का परिवेश है, उसको हिंदी शिक्षण के माध्यम से उसी भाषा में हूबहू लिखा जाता है जैसा उसे पूछा जाता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहले के लोग जब फोन नहीं था या मोबाइल नहीं था तब लोग चिट्ठी लिखते थे। अभी लिखते हैं लेकिन पहले कुछ अधिक लिखते थे। तो उसमें उनके जो भाषा का प्रयोग था वह अपने गांव, अपने मातृभाषा, अपने प्रादेशिक भाषा के द्वारा ही उस चिट्ठी को या उस संदेश को भेजा जाता था।
तो जब तक व्यवहार परक व्यवहारिक स्थिति होती थी तो चिट्ठी लिखवाने वाला अगर किसी के पास जाता था तो वह अपने शब्द में बोलता था और उसका जो हिंदी में ट्रांसलेट करने वाला, हिंदी में उसको जोड़कर लिखने वाला, अब उसको अपने हिसाब से लिखते थे। लेकिन जब लिखवाने वाला अगर पहुंचता था तो वह अपने गांव के परिवेश का ही वर्णन करता था, दर्शाता था। आप लोगों को मैं यह बताऊं कि छोटे बच्चे, प्राथमिक स्तर के बच्चों को जब हम हिंदी शिक्षण के माध्यम से व्यवहारिक ज्ञान देते हैं तो व्याकरण और वर्तनी का विशेष सहयोग लिया जाता है, और बिना व्याकरण और वर्तनी का जो वाक्य बनता है या जो विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है वह विषय वस्तु मूल रूप से तथ्य युक्त होता है और उसका अर्थ भी स्पष्ट रूप से मालूम होता है। आप लोग यह भी जान लीजिए कि हिंदी का जो व्यवहारिक ज्ञान है वह बिना व्याकरण से शुद्धतापूर्वक हो ही नहीं सकता। इसका जीता जागता प्रमाण यह है कि जब किसी को किसी विषय वस्तु के प्रति बोलना होता है, लिखना होता है, करना होता है तो उसमें उसे लिखित रूप से अगर देना हो, उस तथ्य को लिखित रूप से बतलाना हो तो फिर उसमें अक्षरशः शुद्धियाँ के साथ साथ पूर्ण विराम, कौमा इत्यादि का विशेष समायोजन होगा। और मौखिक रूप से भी बोलने पर यह स्पष्ट रूप से आपको समझना और समझाना होगा कि इस तथ्य को मैं किस रूप में बता रहा हूँ, किस रूप में समझा रहा हूँ और लोग किस रूप में इसको समझ रहे हैं। तो यह बात तो आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। मैं आपको फिर यह बताना चाह रहा हूँ कि दृष्टिगत जिस विषय को आप दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं या पढ़ने के लिए कह रहे हैं वह विषय वस्तु व्यवहारिक रूप से तो होता ही है, लेकिन व्याकरणिक का सीधा सीधा मतलब है कि वह शब्द, वह अक्षर और वह वाक्य स्पष्ट रूप से भाषा के इर्द गिर्द घूमता हुआ जो हो और उसका संबोधन, उसका अवबोधन भी साधारण रूप से दिखाई पड़े, मालूम हो जाए। यही भाषा का जो व्यवहारिक व्याकरण और वर्तन है। आपको उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा कि तुम पटना जाओ, उसके बाद मैं भी पीछे पीछे आता हूँ। लेकिन इसको व्याकरण की दृष्टिकोण से और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब हम इसको दूसरे शब्दों में, तीसरे शब्दों में अगर उसको करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत जोड़ घटाव कर सकते हैं। पहले आप पटना जाओ, बाद में हम आएंगे। यानी यह जब होगा तो व्यवहारिक और हूबहू जो स्पष्ट रूप से जो दिग्दर्शन होगा उसमें सबसे पहला और सबसे अंतिम यह होगा कि तुमको पटना जाना है और बाद में हमें भी जाना है। ये मेन तथ्य यह हुआ कि पटना तो जाओगे ही तुम, लेकिन मुझको भी जाना है, यह स्पष्ट हो गया। यही व्याकरणिक जो उक्तियाँ और जो प्रभुतियाँ हैं वह समझ में आती है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है, जिस बात को आप कह रहे हो, जिस बात को बच्चों को समझा रहे हो, बच्चे उसे अच्छी तरह समझकर और उसका लिखित या मौखिक रूप में वह बोल सके, समझा सके, और उसका जो प्रयोग हो वह भी निरर्थक न हो, सार्थक हो। निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द का सीधा सीधा मतलब है जो विषय वस्तु के बारे में आप बता रहे हैं उसकी तारतम्यता उसकी भाषा से मिलती जुलती है कि नहीं, और भाषा के द्वारा वह स्पष्ट होता कि है कि नहीं कि किस बात को आप कह रहे हो।
और लिखित रूप में जब प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार आदि के प्रयोग में भी सावधानियां बरतनी पड़ती है। यहाँ यह हम समझ लें कि जो वर्तनी हम पढ़ते हैं और वर्तनी का जो व्याकरणिक रूप लेते हैं तो उसमें सीधा सीधा लिखता है कि जिससे हम शुद्ध शुद्ध बोल सकें, शुद्ध शुद्ध लिख सके, पढ़ सके, बता सके, समझा सके, वही व्याकरण है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि शुद्धता पूर्वक जो दर्शाना, बताना, लिखना, पढ़ना, वह हम व्याकरण की दृष्टिगत इकाई को मानते हैं, दृष्टिगत स्थिति को हम समझा करके और उसके लिए उसके सार्थक सभी परिदृश्यों को भावपूर्वक वर्णन करते हुए व्यवहारिक बनाते हैं। व्यवहारिक का सीधा सीधा अर्थ यह है कि वह तथ्य जो समाज को भी जोड़े, बच्चों को भी जोड़े और उसके मन मस्तिष्क को उसके संस्कृति से भी जोड़े रखे, यह व्यवहारिक स्थिति को उत्पन्न कराता है। समाज, संस्कृति, विषय वस्तु से जोड़ने वाली जो भाषा है, जो हिंदी भाषा जिसे हम लोग पढ़ते हैं, उसे व्याकरणिक दृष्टिकोण से भी जोड़ करके देखा जाए तो हम यह समझते हैं कि किस प्रक्रिया द्वारा, किस प्रकरण द्वारा या किस विधि द्वारा हम उसे समझा करके और उसके बारे में उसे हम बोलने और लिखने के लिए कह सकते हैं। किसी भी विषय वस्तु पर आप जब व्याख्यान दे रहे हैं या उसको बता रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वह बच्चे व्यवहारिक रूप से कैसे प्राप्त कर रहे हैं, वह तो बच्चे को जानना जरूरी है। क्योंकि जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो किसी भी विषय वस्तु को व्याकरणिक दृष्टिकोण से पढ़ाते हैं और उसका संबोधन, उसका अवबोधन ऐसे करते हैं जैसे व्याकरणिक पंक्तिबद्ध, छंदोबद्ध हो, चाहे वह कविता के माध्यम हो या दोहा का माध्यम हो या कहानी का भी माध्यम उस सभी परिदृश्य को दर्शाता है जिस परिदृश्य के बारे में कहा जाता है, समझा जाता है और सुना जाता है। हम आपको फिर यह बताना चाहेंगे कि जब हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान बच्चों में होता है तो वह अपने माँ बाप एवं अपने समाज से ग्रहण करते हुए जब विद्यालय में पहुँचते हैं तो उस समय उसके व्यवहारिक दृष्टिगत जो भाषा होती है उसमें थोड़ी बहुत कमी होती है, जिसे विद्यालय के शिक्षकों द्वारा, विद्यालय द्वारा बच्चों को खत्म कर दिया जाता है। जिस त्रुटियों को खत्म करने के लिए शिक्षक पुरजोर प्रयास करते हैं और उसके लिए उसे अनुशासित रखते हैं और वह विषय वस्तु उन तथ्य को समझाते हुए उसे बोलने के लिए, समझाने के लिए और झिझक खत्म करने के लिए, उसके अंतर्नोद को उठाने के लिए वह व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हैं। यानी सीधा सीधा मतलब है कि शिक्षक और छात्र का जो संबंध होता है, गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, वह व्यवहार परक होना चाहिए, जिसे बच्चे शिक्षक के साथ घुल मिलकर और वह तथ्य, वह वर्तनी के द्वारा जिस विषय वस्तु को पढ़े वह व्याकरणिक हो और उसमें अशुद्धि की मात्रा कम हो, शुद्धतापूर्वक लिखे और उसे स्पष्ट रूप से कोई भी पढ़ सके, कोई भी समझ सके, ऐसा बच्चों को कहा जाता है। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जिसको बच्चों को कहते हैं कि आपको मुँह ज़बानी सुनाना है। मुँह ज़बानी का मतलब है कि आपको बिना देखे हुए उस तथ्य, उस विषय वस्तु के बारे में कहना है। उस तथ्य और उस विषय वस्तु के बारे में, चाहे वो भाषण के द्वारा हो, गीत संगीत के द्वारा हो, चाहे क्लास में शिक्षकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हो, जिसे पहले आप पढ़ते हैं
और जिस समय पूछा जाता है, जिस समय उसको कहा जाता है कि आप बताओ, तो वे खड़ा होकर या बैठकर, चाहे जैसे हो, बिना देखे हुए कंठस्थीकरण की विधि द्वारा उसे सुनाते और समझाते हैं। यह व्यवहारिक व्याकरण और वर्तनी का सीधा तरीका है। मैं आपको फिर से बताऊं कि जिस तथ्य को, जिस बात को जब बच्चे सुनाते हैं, कहते हैं या पढ़ते हैं, अगर उस तथ्य को वे पढ़ने के बाद बिना देखे हुए, बिना किसी सहायता के उस तथ्य और उस बात के बारे में अगर विस्तार पूर्वक बताते और समझाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि बच्चों में व्यवहार परक स्थिति उत्पन्न हो गई है और व्यवहार परक के साथ साथ व्याकरणिक और वर्तनी का भी प्रभाव इस पर हो रहा है, जिससे शुद्धतापूर्वक बच्चे बोल सकते हैं, बोल रहे हैं। लेकिन बोलने के बाद जब लिखित रूप में उससे प्रयोग कराया जाता है, तो लिखित प्रयोग के अंतर्गत उन वर्तनी को जब हम लिखते हैं, तो उसका भाव, बोध तथा उसका शब्द एकदम सटीक होना चाहिए, जिससे व्याकरणिक दृष्टिकोण में किसी प्रकार का कोई उथल पुथल न हो, उतार चढ़ाव न हो। मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूँगा कि हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण व वर्तनी का जो भाव है, इसका सीधा सीधा और स्पष्ट रूप से किसी विषय वस्तु, किसी तथ्यों को जानकारी देकर उसे शुद्धतापूर्वक लिखना, शुद्धतापूर्वक पढ़ना तथा उसके आशय को स्पष्ट रूप से दर्शाना ही हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होता है, जिसे व्याकरणिक और वर्तनी के रूप में दर्शाया जाता है। हम आप लोगों को, डीएलएड के बच्चों को यह कहना चाहूँगा, यह बताना चाहूँगा कि जिस तथ्य को मूल उद्देश्य परक बनाते हुए और उसे व्यवहार परक बनाते हुए अगर उसका उपयोग करते हैं, तो उसमें जो वर्तनी का जो प्रयोग होता है व्याकरणिक दृष्टिकोण से होता है, और व्याकरणिक दृष्टिगत जब प्रयोग किया जाए तो उसका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है, और अर्थ के स्पष्ट के साथ उन सभी बातों को आसानी से समझ लेते हैं। बच्चे उसे तोड़ मरोड़ कर, जोड़ कर पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं और पढ़ने के बाद उसे समझा भी सकते हैं। यह बात आप लोगों को समझना और जानना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण से बच्चे छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ उन बातों का जब आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं, तो उससे एक भाव भी उत्पन्न होता है कि इससे संबंध का जो प्रगाढ़ता है वह बढ़ता है, और हिचक जो अंदर से होते हैं वह हिचक और झिझक समाप्त हो जाती है। इसलिए यह कहना सर्वोचित है, सर्वमान्य है कि हिंदी भाषा का व्यवहारिक वर्तनी और व्याकरण के माध्यम से ही स्पष्ट होता है, और व्यवहार तो मनुष्य हाव भाव से भी स्पष्ट कर सकता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिगत जो पंक्तिबद्ध जो सरसता है उसे व्याकरणिक दृष्टिकोण से बता करके, समझा करके ही बच्चों को उस तथ्य को ठीक ढंग से बताया जाएगा और ठीक ढंग से समझाया जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण व वर्तनी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, विस्तार पूर्वक समझा, और मैं चाहूँगा कि आप भी लोग भी जब अपने बच्चों को पढ़ाने जाएं, विद्यालय में पढ़ाने जाएं, तो उन सभी बच्चों पर अपना व्यवहार परक स्थिति बनाकर और उसे जो पढ़ाएं वह लेने में सक्षम हो, उसे उस समय सक्षमतापूर्वक, रोचकतापूर्वक पढ़ाने से बच्चों के द्वारा किए गए सभी कार्यों का, सभी तथ्यों को समझने की शक्ति प्रखर होती है,
और प्रखरतापूर्वक उन तथ्यों और विषयों को समझकर समझा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, तो तुम लोग जब तक आज तक तुम अकेले नहीं आए हो, कथी ना ना वो आ गया, सर्वर डाउन है। चलो अच्छी बात है। हाँ आ तो गए। चलो पूजा का, हाँ चलो निशा 28 पूजा 29 बना दिए। चलो चलो समझ गए ना। चलो चलो फिर कल आ जाना इसी समय, ठीक है ना। चलो ठीक, ठीक है, ठीक।